नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी संसद का अट्रैक्शन बन गए हैं, पूरी तरह से बन गए हैं। मोदी सरकार पार्ट 3 में जब जब सत्र चलता है, केवल और केवल राहुल गांधी पर निगाहें होती हैं। राहुल गांधी के भाषण वायरल होते हैं, राहुल गांधी की बातें सोशल मीडिया पर छाई रहती है और राहुल गांधी ने मोदी जी को पसीने पसीने कर दिया है। कल राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर, मीडिया के मुद्दे पर जो घेराबंदी करी, उस पर ओम बिरला का चेहरा देखने लायक था। मैं रोज शो करता हूं अभय द्विवेदी के साथ। मैंने पूछा कि राहुल चाहते क्या हैं। क्या राहुल पार्लियामेंट में यह हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि बीजेपी और पसीने पसीने हो जाए। और मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में अभय द्विवेदी से जानना चाहा कि योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है, जो योगी आदित्यनाथ चाहते क्या है। क्या भाजपा उनको कंटिन्यू करेगी या मोदी उनको हटाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। बहुत रोचक बातचीत है। चलते हैं अभय जी के पास। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं सीधे अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। संसद जब चलता है तो राहुल गांधी को और ओम बिरला की सिचुएशन देख के मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो राहुल गांधी इतना इरिटेट कर देते हैं कि ओम बिरला जी के चेहरे पे खींच साफ नजर आती है। आज भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन आज राहुल गांधी ने तय करके आए हैं कि पार्लियामेंट की उन्हें वाई वाई लूटनी है। आज उन्होंने कुरुक्षेत्र का हवाला दिया कि उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जिस तरह अभिमन्यु को फंसाया गया था, उसी तरह 21वीं सदी में पूरे हिंदुस्तान को चक्र में फंसाया गया है। उन्होंने कहा 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी। महाभारत का जिक्र किया उन्होंने, बताई लंबी कहानी। और फिर आज के भी नाम गिना दिया उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय डोभाल, मोहन भागवत, अडानी, अंबानी, ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने चक्रव्यूह रचा। इस पूरे बयान पर सदन में हंगामा हुआ। ओम बिरला ने भी आपत्ति करी इस तरह का नाम लेने पर। लेकिन जो आज राहुल गांधी ने चक्रव्यूह करके एक सिंबल के रूप में आज जो हमला बोला है, इसके अर्थ बहुत दूर तक चले गए। वो गोदी मीडिया जो कभी राहुल गांधी का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही थी, आज उसको मजबूर हो गई वो राहुल गांधी के चक्रव्यूह पर बात करने के लिए। आपका क्या सोचता है इस विषय में? देखिए, मोटे तौर पर मैं राहुल गांधी ने जो कहा उससे सहमत हूं। डिटेल्स में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। एक राहुल गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं है और ना वहां अर्थशास्त्र के ऊपर बहस हो रही थी। ऐसा नहीं है कि लोग अर्थशास्त्र की किताब लिए बैठे हो और उस पर बहस हो रही हो, ऐसी बात नहीं। वो राजनेता है, पॉलिटिकल लीडर है, और पॉलिटिकल लीडर एक लोकप्रिय मुहावरे में बोलेगा। पॉलिटिकल लीडर एक ऐसे रूपक का इस्तेमाल करेगा, ऐसी उपमा का इस्तेमाल करेगा जो तुरंत लोगों को पसंद आ जाए और लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, लोगों को याद रहे, उनकी याददाश्त में अंकित हो जाए। अभिमन्यु का जो रूपक है वो महाभारत का सबसे ज्यादा दुखद प्रसंग है। उसमें छल भी शामिल है, उसके अंदर एक महावीर को घेर कर मारना भी शामिल है। और ये एक ऐसा संयोग है जिसको राहुल गांधी ने खोज निकाला कि चक्रव्यूह की शक्ल भी कमल जैसी होती थी। पद्म, महाभारत में उसके लिए पद्म शब्द का इस्तेमाल है। तो पद्म जो है वो, पद्म का मतलब कमल ही होता है। तो पद्म का इस्तेमाल है, और 6 परतें होती उसकी, किस तरीके से अभिमन्यु को मारा गया। ये सब जो राहुल गांधी ने कहा है, ये लोग कह सकते हैं कि भाई वो बजट में बोल रहे थे लेकिन आर्थिक बातें नहीं बोल रहे थे। लेकिन बजट एक अर्थनीति का एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। बजट जो है वो अर्थनीति का दस्तावेज है, लेकिन वो एक राजनीतिक दस्तावेज है और उसको राजनीतिक दृष्टि से विचार किया जाना अनिवार्य है। जब हम कहते हैं कि ये सरकार नीतीश और नायडू के सामने झुक गई, तो हम एक राजनीतिक टिप्पणी करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये सरकार ने, इस वित्त मंत्री ने 33 बार बेरोजगारी शब्द का जिक्र किया था और उससे पिछले वाले बजट में केवल 3 बार बेरोजगारी शब्द का जिक्र किया, तो ये एक राजनीतिक टिप्पणी होती है कि भाई अगर 2024 के चुनावी नतीजे नहीं आए होते तो उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी को एक समस्या ही नहीं मानती थी। यानी भाजपा की जो रणनीति की बैठकें होती थी चुनावी मुहिम के दौरान, उसमें इस बात पर चर्चा ही नहीं होती थी। प्रधानमंत्री के भाषणों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है चुनावी मुहिम में। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का भाषण राजनीतिक था और बिल्कुल सही राजनीतिक था। उनसे यही अपेक्षा की जाती। अगर अर्थशास्त्री बातें करनी हो तो किताबी बातें करनी हो, अखबारों में अर्थशास्त्रियों के लेख छपते हैं, वो पढ़ लीजिए।
सही बात है। ये थोड़ा होता, ये तो ठीक ही उन्होंने कहा। और दूसरे, ये बात भी हम सब लोग जानते हैं कि सत्ता की बागडोर केवल उन लोगों के हाथ में नहीं होती जो सामने दिखते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता की बागडोर है, वित्त मंत्री के हाथ में सत्ता की बागडोर है, रक्षा मंत्री के हाथ में सत्ता की बागडोर है। या मान लीजिए जो हमारे जो अजय डोभाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके हाथ में सत्ता की बागडोर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जो पीछे होते हैं, सत्ता की कुछ बागडोर है उनके हाथ में भी होती है। और उन्होंने राहुल गांधी ने उनका पर्दाफाश किया और साफ तौर पर उन्होंने टोका टाकी के बावजूद भी और स्पीकर की आपत्तियों के बावजूद भी उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि अदानी और अंबानी के हाथ में भी। अब अदानी, अब हम सब लोग अब आ जाइए अर्थशास्त्रीय बातों के ऊपर। इधर शास्त्रीय है और शास्त्रीय पैसा ही है यहाँ तो जी। अब आप देखिए ना कि अरुण सुब्रमण्यम मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, कई साल तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे मोदी सरकार। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने लेख में लिखा है कि, और अब लेख अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही छपा है, लेख में लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। मोदी, राहुल गांधी ने A1 A2 का जिक्र किया ना, वो अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन का शिकार है। फिर वो कहते हैं अदानी अंबानी डिस्टॉर्शन, डबल ए का मतलब। तो ये सब लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है भाई। बार बार चाहे आर्थिक विशेषज्ञों ने इशारा कर रहे हो, चाहे विपक्ष के नेता इशारा कर रहे हो, बार बार इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या की शिकार है। बहुत सारी विकृतियां क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से सामने आई हैं। और दो लोग जो देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, उनके हाथ में सत्ता की अदृश्य रूप से बागडोर है। ये सत्ता के गैर संवैधानिक केंद्र हैं, अगर इस बात से कहा जाए। ये सत्ता के गैर संवैधानिक केंद्र, सत्ता के संवैधानिक केंद्र भी हैं और सत्ता के गैर संवैधानिक केंद्र भी हैं। उन्होंने सत्ता के 3 गैर संवैधानिक केंद्रों का जिक्र किया, मोहन भागवत, अदानी और अंबानी। 3 उसमें संवैधानिक सत्ता केंद्र, उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर मोहन भागवत का इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अवसरवादिता है उसकी भी पोल खोल रहे हैं। आज अगर मोदी जी को 300 सीटें मिल जाती तो मोहन भागवत इस तरह से उनकी आलोचना नहीं करते। अभी तो बहुत आलोचना कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने 20 जुलाई को ये तक कह दिया कि राक्षसों में प्रवृत्ति होती है हर चीज को अपने नियंत्रण में लेने की। ये तक बोल दिया उन्होंने। तो अब तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तरह तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो जनता ने मोदी जी के हाथ से बहुमत छीन ली, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वरना चुपचाप बैठे होते। यहाँ तक कि जब मोदी जी अपने आप को ईश्वर बता रहे थे तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उस पर आपत्ति नहीं की थी। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब लोग दरअसल मिले हुए हैं आपस में, और इन लोगों के बीच में जो मतभेद हैं इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दरअसल एक दूसरे के हित में एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी देश की सत्ता को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। और इस बजट के तथ्य, आंकड़े, बजट के प्रावधान इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से इन सब लोगों ने देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर रखा। तो मेरे ख्याल से तो ये काफी प्रभावी और अच्छा भाषण था। अच्छा, आज उन्होंने अजय डोभाल को भी निशाने पे लिया कि अजय डोभाल के भी खेल उन्होंने आज जिक्र किया। तो डोभाल को क्यों लपेटे में लिया होगा उन्होंने? देखिए, डोभाल को लपेटे में लेना इसलिए जरूरी है, ये सरकारी पद पे तो जरूर है, ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये सरकारी पद पे तो जरूर है, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है वो दरअसल एक तरह से कभी उसका नाम नहीं आता किसी भी चीज के बारे में। भाई, राहुल गांधी चीन का मसला लगातार उठाते रहे कि चीन की चट्टान के नीचे भारत का हाथ दबा हुआ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दायरे की चीज है। भाई, वो मोदी सरकार को क्या सलाह देते हैं? मोदी सरकार को क्या सलाह देते हैं कि वो चीन की समस्या से, अच्छा, एक तरफ तो सीमा पे चीन ने भारत की सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, डोकलाम और दूसरे तमाम लद्दाख और दूसरे तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है चीन, सड़कें बनवा रहा है, जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहा है चीन, और भारत सरकार उसे रोक पाने में असमर्थ। दूसरी तरफ इस बजट में
ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो चीन की पूंजी जो भारत में आने पर थोड़ा प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया गया था, जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंधों को ढीला किया गया है। तो अब जल्दी ही चीन की पूंजी बड़े पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगी और भारत चीन की जो सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बन जाएगा। अरे अभय जी, कल ही में हम लोगों ने खबर पब्लिश की कि टाटा ने चीन से सोलर के लिए इंजीनियर मांगे हैं, पेशेवर 30-40 इंजीनियर मांगे हैं। यानी कि भारत ऐसे इंजीनियर भी इतने नहीं कर पा रहा कि टाटा जैसी कंपनी अपने सोलर में काम करने के लिए चीन से इंजीनियर मंगा रही है। तो आपका व्यापार सब चीन पे डिपेंड रहेगा और फिर आप चीन की आलोचना करेंगे। अब वो कहना चाहिए ना, लो टेक्नोलॉजी की चीजें, ऐसे कि मान लो गणेश की मूर्ति है, वो लो टेक्नोलॉजी की चीज है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो हाई टेक्नोलॉजी की चीज है। दोनों चीजें चीन से आ रही हैं। हाँ, मतलब दोनों तरह की चीजें चीन से आ रही हैं और भारत सरकार उनको रोक पाने में असमर्थ है। भारत का मार्केट, भारत की सरकार, एक तरह से भारत सरकार ने इस बजट में चीन के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। बाकी कोई करता मैं तो टाटा को बड़ी इंपॉर्टेंट, कल मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा खबर कि टाटा ने 30 इंजीनियर मांगे या 40 इंजीनियर मांगे हैं कि सोलर में काम करने के लिए चीन के पेशेवर इंजीनियर आएंगे। तो मैंने सोचा देश कौन सी आत्मनिर्भर बन रहा है कि टाटा जैसी कंपनियां भी चीन के इंजीनियर बुला रही है। ये कौन सी आत्मनिर्भरता है कि हम इंजीनियर पैदा नहीं कर पा रहे। आत्मनिर्भरता एक ऐसा आदर्श है जिसका सब लोग जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मनिर्भरता कहीं पे है नहीं। आत्मनिर्भरता कुल मिलाकर एक ढकोसला बन गया है जिसका जिक्र करके लोग अपने हाथों से अपनी पीठ ठोकते हैं। और रक्षा के दायरे में कभी आप इसकी अलग से कार्यक्रम कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा बातें, और प्रोफेसर अरुण कुमार को निमंत्रित कीजिएगा, वो सब बताते हैं कि किस तरह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितने साल से बन रहा है। मैं जब दिल्ली आया था रहने के लिए तो मैंने शुरुआत में जो रिपोर्टिंग की अखबारों में, उसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मेन बैटल टैंक LCA और MBT ये बनने में क्या दिक्कत हो रही है, मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। बताइए उस वक्त जो स्थिति थी, आज भी ना LCA बना है ना MBT बना है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मोदी सरकार तो ढींग मारने में माहिर है। आज उसमें बड़ा मजा आया कि जब वो पत्रकारों के लिए उन्हें मना कर दिया गया कि इधर घूम के जो लोग बाइट वाइट लेते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि ओम बिरला जी से कि देखिए बेचारे मीडिया, ओम बिरला जी तिनके की मीडिया को आप बेचारा नहीं कहेंगे। राहुल गांधी वजह में नॉन बेचारी मीडिया, मतलब राहुल गांधी की आजकल हाजिर जवाबी इतनी हो गई है। ये ओम बिरला जी को, बीजेपी को अब अपने ही गोदी मीडिया से परेशानी होने लगी। आपने पार्लियामेंट में पास 1/3 से भी कम कर दिए, छांट छांट के आपके भक्तों को ज्यादा पास दिए गए। अब उन भक्तों से भी परेशानी हो रही है कि वहां मीडिया का, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक शीशे का पिंजड़ा बना दिया गया, मीडिया इसके अंदर रह के कवरेज करे। किसान उस दिन आ गए थे, बाइट हो गई थी। आज कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है कि फिल्मी एक्टर आके पार्लियामेंट के अंदर बाइट दे सकते हैं, लेकिन किसानों ने बाइट दे दी अंदर आके, तो सरकार को इतनी आपत्ति लग गई कि किसान पार्लियामेंट के अंदर आके बाइट नहीं दे सकते। कंगना राउत तो बाकी फिल्म इंडस्ट्री, अब तो कंगना राउत हिस्सा ही बन गई पार्लियामेंट का, लेकिन उस समय में कि इस तरह के सारे फिल्म एक्टर आके बयान बाइट दे रहे थे। क्यों नहीं किसान आके बाइट दे सकते, क्यों पत्रकार? मोदी सरकार के काम करने का जो तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है, एनडीए सरकार के जो काम करने का तरीका है, उस तरीके में एक शर्त है, ये लोग तभी सुविधापूर्वक काम कर पाते हैं जबकि मीडिया स्पेस 100% कैप्चर कर ले। अगर मीडिया स्पेस इस तरह का है, एक हिस्सा कैप्चर है, दूसरा हिस्सा कैप्चर नहीं है, यहां तक कि अगर 80% हिस्सा कैप्चर है और 20% हिस्सा कैप्चर नहीं है, तो इनको बड़ी मानसिक उलझन होगी उसके अंदर। इस चक्कर में क्या होगा, अगर जो 80% मीडिया स्पेस कैप्चर है, उसके अधिकारों को भी छीन लेंगे, क्योंकि वो बाकी 20% है, उसके अधिकारों को इन्हें छीनना है। 20% को अधिकार, 20% उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके अधिकारों को छीनना इनके लिए इसलिए जरूरी है कि ताकि किसी भी तरह की आवाज न उठने पाए। और गोदी मीडिया के अगर अधिकार छीन लेंगे तो गोदी मीडिया तो भक्त है, वो तो हाथ जोड़ के बैठा ही रहेगा। तो ये सरकार किसी भी कीमत पर मीडिया के किसी भी हिस्से को स्वायत्त और संप्रभु दावेदारी करने से, सूचनाओं के ऊपर, विश्लेषण के ऊपर करने से रोकना चाहती है। और इस प्रक्रिया में वो न केवल उन लोगों के अधिकारों को छीनती है जो उसके खिलाफ प्रतिरोध का स्वर उठा रहे हैं, बल्कि उनके अधिकारों को भी छीनती है जो कि उनकी गोदी में बैठे हुए। बिल्कुल ठीक बात है। और आप में एक बताइए कि जो मोदी सरकार पार्ट 3 में
पार्लियामेंट सेशन है, क्या आप मानते हैं इस बात को कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन राहुल गांधी खींच रहे हैं? राहुल गांधी का जो भाषण था शुरुआत में ही, उसने गदर, जैसे कहते हैं ना, शायद गदर मचा दिया, बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। मतलब अमित शाह को कहना पड़ा हमें संरक्षण दीजिए, प्रधानमंत्री को टोकना पड़ा। मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो, प्रधानमंत्री को खड़े होकर बीच में बोलना पड़ा हो। और अभी भी जो राहुल गांधी के जो हमले हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पे, सिर्फ राहुल गांधी छाए हुए हैं। तो क्या माना जाए कि पार्लियामेंट जो कभी मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के ग्लैमर पे चमकता रहता था, जब संसद चल रही है मोदी जी चमकते रहते थे, अब बैकफुट पे आ गए और अब फ्रंट फुट पे राहुल। संजय जी, वो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज वो स्थिति नहीं है और भविष्य में भी वो स्थिति नहीं आएगी, मुझे पूरा यकीन है। इस वक्त अगर किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है तो उसका नाम राहुल गांधी है, और एक व्यक्ति की लोकप्रियता निरंतर घट रही है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। देखिए, ये चीज अभी कोई सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, किसकी कोई रेटिंग नहीं की जा रही है, किसकी लोकप्रियता घट रही है, किसकी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसका सर्वे होगा 6 महीने बाद में, और विपक्ष अगर इसी तरीके से छक्के पे छक्के मारता रहा और ये लोग फील्डिंग करते रहे बीजेपी वाले, तो 6 महीने बाद जो आएगा पढ़ के, तो उसमें पता चलेगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता में काफी आगे निकल गए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में तो वो लोकनीति का आंकड़ा आ ही गया है, इसमें राहुल गांधी 4 परसेंटेज पॉइंट मोदी जी से आगे हैं लोकप्रियता में। लेकिन ये बाकी देश के बाकी हिस्सों में जहां मोदी जी आगे थे, उसमें एक आध गुजरात जैसी जगह में जो जहां मोदी जी स्वयं ऐसी उन्हें वहां विशेष लाभ मिल जाता है, उसको छोड़ के बाकी सभी जगहों पर राहुल गांधी मोदी को लोकप्रियता में या तो टक्कर देते हुए नजर आएंगे या उनसे आगे निकल जाएंगे। इस वक्त देश की राजनीति के जो हालात हैं वो तो केवल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने जब उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी बनाम दिल्ली की आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। गोरखपुर से एमएलसी अच्छा आते संजय हैं। जी, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा जो मैंने कल देखा? कौन सा एक वाला? वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं, हाँ, हमने कल फिर स्टोरी जिसमें करी एक थी योगी यार। आदित्यनाथ भी हैं, और हाँ, नरेंद्र मोदी उनके सामने से गुजर रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, केवल योगी आदित्यनाथ हैं जो उनको हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते हैं, वो उसी तरीके से खड़े रहते हैं दृढ़ता पूर्वक, बिना प्रधानमंत्री को नमस्ते किए हुए। इस वीडियो उससे ने तो पहले तहलका मचा दिया है। उससे पहले अमित उससे ये पहले वीडियो इस बात का प्रतीक है कि लड़ाई किस स्तर की हो गई है। युगोटी कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे सीधे ये अमित शाह वगैरह तो अलग कर दिए, सीधे सीधे मोदी बनाम योगी की लड़ाई है। नमस्ते नहीं की योगी ने, मतलब सब युग हाँ, अपने खड़े हुए थे, योगी ने नमस्ते हाँ। नहीं करी। इसी उसके तरह बाद अमित शाह बीजेपी की तरफ से उस वीडियो का एक सो कॉल्ड करेक्टेड वर्जन भी डालने की कोशिश की गई, संपादित वर्जन भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चला नहीं, वही चल रहा है केवल। ये चला। अमित शाह निकल गए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए, तो राजनाथ सिंह हाथ जोड़ दिए, अमित शाह से नहीं जोड़े उन्होंने। और मोदी जी हाँ, आए तो सब सीएम खड़े हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं जोड़े। हाँ, अच्छा, नहीं हाथ मुझे जोड़े। मजे की बात ये कि आज जब विधानसभा में उत्तर प्रदेश की कार्रवाई शुरू हुई, तो विधायक पैर छू रहे थे योगी आदित्यनाथ के। तो राजा भैया है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने भी योगी के पैर छुए। हाँ, और राजा भैया ने खुलेआम 2 सीटें, जबकि अमित शाह ने बेंगलोर बुलाया था, राजा भैया से बात करी थी, लेकिन तब भी राजा भैया ने खुलेआम समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर 2 सीटें जितवा दी, भाजपा को हरवा दी। और हाउस में वो योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे हैं। और ये माना भी जाता है कि राजा वही करेंगे जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। अब बीजेपी में ये बात बड़ी चर्चा है कि इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि राजा रघुराज प्रताप सिंह ने खुलेआम सपा का साथ दिया, योगी के पैर छू रहे हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो ये ठाकुर राजनीति भी कुछ विषम परिस्थिति पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जिन लोगों ने समीक्षा रिपोर्ट पढ़ी है उत्तर प्रदेश में पराजय कैसे हुई, इसकी जो समीक्षा रिपोर्ट बनी, उस समीक्षा रिपोर्ट पढ़ी है, वो लोग पहली नजर में ही इस नतीजे पे पहुंच गए उसको पढ़ने के बाद में, कि उस समीक्षा रिपोर्ट में सारा ठीकरा योगी सरकार के ऊपर फोड़ा गया है कि सरकार ने विपक्ष की मदद की। वो पूरी रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ये कहती है अपने तमाम मुद्दों, तमाम जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह जो कुछ भी हैं, कि सरकार ने चुनाव जीतने में विपक्ष की मदद की। इस तरीके से वो रिपोर्ट दरअसल योगी आदित्यनाथ को किस तरह अपदस्थ किया जाए उसका एक औजार बन गई है रिपोर्ट पूरी। तब भी हटा नहीं पाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपोर्ट औजार बन गई है, और इस बात को मुख्यमंत्री से ज्यादा और कौन समझ सकता है। देखिए, जहां तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया कभी बीजेपी की तरफ झुके हुए नहीं रहे, लेकिन आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो आदित्यनाथ जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द बन गए। लेकिन जैसे ही वो बात खत्म हुई, वो परिस्थिति खत्म हुई, वैसे ही वो आदित्यनाथ जी के समर्थक रह गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं रहे।
इसी बात को मैं इस तरह कहता हूं कि जो राजपूत समुदाय है उत्तर प्रदेश का, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, क्योंकि सारी ऊंची जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। जब आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 2017 में, तो उसकी निष्ठाएं जो भाजपा के प्रति थी, वहां से हटकर आदित्यनाथ जी के प्रति निष्ठाएं हो गई, व्यक्ति की प्रति निष्ठा हो गई। और व्यक्ति की प्रति निष्ठा होने का परिणाम ये निकला कि जब आदित्यनाथ में और आला कमान के बीच में खटपट होनी शुरू हुई, तो जाहिर है कि राजपूत समुदाय के एक काफी बड़े हिस्से की निष्ठा जो है वो भाजपा के प्रति नहीं रह गई। आज स्थिति यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है मुख्यमंत्री पद से, जो निश्चित हटाया जाएगा, देर सवेर की बात है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने दिया गया और 2027 तक का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, तो मोदी जी की जो बची खुची नाक है वो भी कट जाएगी। मोदी जी की नाक का एक छोटा सा हिस्सा तो कटा तब जब उनके हाथ से बहुमत चला गया, दूसरा हिस्सा तब कटा उनका जबकि उन्हें नीतीश और नायडू के सामने झुकना पड़ा बजट बनाने में, और तीसरा हिस्सा जो है वो और फिर कट जाएगा उसका अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार बने रहे, वो बहुत ही छोटी नाक के प्रधानमंत्री रह जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके रुतबे और उनका जो कुछ भी उनका प्रभुत्व बचा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं, और इस चुनौती का एक ही तरीके से सामना वो कर सकते हैं, इनको अंततः हटा दें। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हटाने का निर्णय वगैरह ले लिया है, बस वक्त की बाट जोर है, सही मौके की बाट जोर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली ने बुला लिया, सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ सही हो गया। आज कुछ नहीं सेटल हो गया, बिल्कुल गलत बात है, ये सब बेकार की बात है। आज फिर गोरखपुर से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने आज फिर चिट्ठी लिख दी, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी, कह दिया कि पीसीएस परीक्षा में पेपर में धांधली की गई, कॉपियां तक बदल दी गई। यानी आज फिर ठीक होने के बाद में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया गया। ये क्या प्लानिंग है, एक एक करके विधायकों को हल्के हल्के पुश करा के योगी पे हमले कराए जाए? देखिए, योगी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के साथ में अपने संपर्कों को बढ़ाएं। ये उनकी भी ये गलती रही कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद से विधायकों को अपने संपर्क में नहीं रखा, और विधायकों को आमतौर पर आलाकमान योगी जी के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। उनके खिलाफ 150 विधायकों से धरना भी दिलवाया गया था। जब तक आलाकमान की शय न हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने मजबूत कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ विधायक लोग धरना नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करवाया गया है। तो योगी जी विधायकों से मिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके करीब 150 से 200 विधायकों से वो मिल चुके हैं। अब कोई विधायक उनसे मिलना चाहे तो बहुत तुरंत उसे अपॉइंटमेंट मिलता है और तुरंत वो मिलता है, बात करते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि जो लोग योगी जी से मिलने जाते हैं, वही बगल में केशव प्रसाद मौर्य का कालिदास मार्ग पे घर है, तो तुरंत उनके यहाँ भी मिलने के लिए जाते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य से मिलने आते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाते हैं। तो विधायक भी दोनों टोकरियों में अपने अंडे रख रहे हैं, पता नहीं कौन सत्ता में रहेगा, क्योंकि उनको भी राजनीति करनी है। तो ये स्थिति है। अखिलेश यादव ने एक कार्ड और चल दिया, ब्राह्मण कार्ड। आज केशव मौर्य ने कहा कि इनके पीडीए की हकीकत सामने आ गई और ब्राह्मण बना दिया। तो केशव मौर्य के बयान बीजेपी नाराज, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है या ठाकुर विरोधी है या वैश्य विरोधी है या कायस्थ विरोधी है या भूमिहार विरोधी है, नहीं है। पीडीए का मतलब ये नहीं है। पीडीए का मतलब ये है कि हमारी राजनीति का मर्म क्या है। हमारी राजनीति का मर्म पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये हमारी राजनीति का मर्म है। लेकिन इसके बाद समाज के और दूसरे हिस्सों से भी तो हमारी राजनीति को समर्थन मिलेगा। और माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, और उनको जो विपक्ष का नेता बनाया है, हर पार्टी को इस तरह का एक संतुलित चेहरा पेश करना चाहिए कि जनाधार हमारा पीडीए है, लेकिन उसमें पार्टी में सभी को आने की छूट है, सभी का स्वागत है, और सभी को नेतृत्व में पहुंचने की भी गुंजाइश सबके लिए होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इतने दिनों से, लंबे अरसे से पार्टी में है, उसको अगर विपक्ष का नेता बनाया है, तो इसका मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को इसका बहुत लाभ होगा। ये केशव मौर्य जो कह रहे हैं कि पीडीए का हकीकत खुल गई, सच सामने आ गया, तो इससे क्या बीजेपी से ब्राह्मण नहीं अभय जी, ऐसा कहने से, केशव मौर्य के ऐसा कहने से बीजेपी कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम वो कह रहे ब्राह्मण, बीजेपी का जो ब्राह्मण है बीजेपी में, वो नाराज नहीं होगा केशव मौर्य के इस तरह के हमले से? बिल्कुल। वैसे भी ब्राह्मण कौन केशव मौर्य को पसंद करता है? जो 52 विधायक हैं और 49 ठाकुर विधायक हैं, केशव मौर्य को पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, इस लड़ाई के बाद जब केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ की लड़ाई खुल्लम खुल्ला पूरे देश ने देखी, क्या अब जब तक बाबा हटते नहीं या कोई और फैसला नहीं होता,
क्या केशव मौर्य की कुछ चल पाएगी? एक दरोगा भी उनके घर पे जाएगा सलाम करने के लिए उनको? नहीं, उनकी कुछ भी चल भी नहीं रही है उनकी, वो केवल नाम मात्र के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम मात्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ भी नहीं चल रही है। एक तबादला नहीं करा सकते, एक कुछ नहीं कर सकते, कतई नहीं। बस वो 10 उप मुख्यमंत्री पद की जो सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं, नाम मात्र के हैं। यहाँ तक के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको उप मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। वो मंडल की बैठक होती है, उसमें विधायक के तौर पर उनको निमंत्रित किया जाता है। 10 विधानसभाओं के उपचुनाव सिर पर हैं, कभी भी हो सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या होगा इसमें? भाई सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीटें हैं वो जीते। समाजवादी पार्टी वाली 5 सीटें जीतना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो समाजवादी पार्टी चरतिया जीत जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि निषाद के वो एक आरएलडी को भी चुनाव हराए और भारतीय जनता पार्टी से भी अगर 3 में से 1 या 2 सीटें छीन सके। तो मुझे तो लगता यह है कि इसमें 10 में से 7 या 8 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीत सकता है। अगर ये 7 या 8 सीटें जीत गई, फिर योगी पे सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, योगी पे जो सवाल खड़े, योगी पे तो देखिए, अगर योगी जी 10 सीटें जीत लें तब भी क्या योगी पे सवाल खड़े होना बंद हो जाएंगे क्या? हाँ, ये बात भी सही है, तब भी नहीं, होंगे। देखिए वो तो तय हो चुका है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाई हैज ऑलरेडी बीन कास्ट। अब तो वो देखना है कि वो कब होता है फाइनल टेस्ट, कब होता है फाइनल रिजल्ट, कब आता है। बस वो आला कमान दूसरे और पेशबंदियां कर रहा है कि इनको हटाएंगे तो किसी को बनाना पड़ेगा ना। बस वही चल रही है। हाँ, ये सब तैयारियां कर रहा है, इनको हटाना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद भी अगर ये बने रहे और आराम से सरकार चलाते रहे, तब फिर मोदी के मोदी होने का मतलब क्या रहा? देखो, ठीक बात है। राजनीति बहुत रोचक है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और आपने सुना उनकी बातचीत, तो किस तेवर के साथ उन्होंने राजनीति की पूरी विस्तार से आपको व्याख्या समझाई। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।